हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। संजय सर एकेडमी पर आपका स्वागत है। संजय सर एकेडमी को इतिहास विषय पर स्पेशलाइज हासिल है, विशेषज्ञता हासिल है। आप देखेंगे इतिहास विषय पर एक से बढ़कर एक टफेस्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अति संभावित जो प्रश्नों की श्रृंखला है, हम लोग उसी पर डिस्कशन करेंगे। संजय सर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतिहास विषय पर आपकी फुल तैयारी होगी, फ्री में होगी, बहुत आसान हो जाएगी, मेरा यकीन मानिए। आप सवाल देख लीजिए, आज के इस वीडियो को आप फुल देखिए, ए टू जेड देखिए। एक से बढ़कर एक सवाल मैं आपके सामने मिडल पर रख रहा हूं। आप देखेंगे ये अति संभावित वो प्रश्न हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। संजय सर एकेडमी को मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों से जो गहन और गंभीर तैयारी कर रहे हो उनको शेयर कीजिए, उनसे लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए। आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। हमें आप मोटिवेट करिए, हम आपको एक से बढ़कर एक सवालों की रेंज देते रहेंगे। एक से बढ़कर एक सवाल आपके सामने हम लाते रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई पैसा नहीं देना है, कोई रुपया नहीं देना, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है मेरे इस चैनल को, संजय सर एकेडमी को। संजय सर एकेडमी इतिहास विषय पर आपके सामने एक से बढ़कर एक सवाल देखे ला रहा है, आप खुद देख लीजिए। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। बाकी जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर देख लीजिएगा। चलिए फिर एक सवाल है, द ट्रेवल इन द मुगल अंपायर, ये किसने लिखा है? द ट्रेवल इन द मुगल अंपायर, ये किसने लिखा है? ये लिखा है फ्रांसिस वर्नियर ने। याद रखिएगा, भूलेगा मत। मैं कुछ आपको मध्यकालीन विदेशी यात्रियों का नाम बता रहा हूँ, आपसे इतना बताइए कि वो किस देश से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल फ्रांसिस बर्नियर, मैंने भी बताया वो फ्रांसीसी है, नो डाउट। निकोलो मनुची, ये किस देश से संबंधित है? निकोलो मनुची इटालियन था, याद रखिएगा। फादर मॉन्सेरात, वो पुर्तगाली था। और फिर आपका एक और है फ्रांसिस्को पेलसॉट, ये डच था। फ्रांसिस्को पेलसॉट ये डच था, याद रखिएगा, बोलिएगा मत, डच यात्री। मेरा अगला सवाल है कि अनारकली की कथा ये किसने लिखा है? याद रखिएगा, अनारकली की कथा का उल्लेख, घटना का उल्लेख एक ही आदमी ने किया है, विलियम फिच। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको सामने छांट कर लाया हूँ। खैर एनीवे, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ लोग हैं जैसे विलियम रॉल्फ फिच, सब विदेशी यात्री हैं। विलियम हॉकिंस, फिर सर थॉमस रो, और फिर आपके फादर मॉन्सेरात। आपको इनको एक बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, तो आप कैसे बताएंगे? मैं सबको आपको डेट्स दे दे रहा हूँ। जैसे फादर मॉन्सेरात, ये 1580 में आए थे, ये 1580 में आए थे अकबर के समय। फिर हैं सर थॉमस रो, ये 1615 से 1619 तक भारत आए थे जहांगीर के समय। 1615 से 1619 सर थॉमस रो। अगले आपके हैं विलियम हॉकिंस, 1608 से 1611, ये भी जहांगीर के समय आए थे। फिर आपके रॉल्फ फिच, ये आपके अकबर के समय से, अकबर के समय आए थे 1538 टू 1583 टू 1591, अकबर के समय आए थे 1583 टू 1591। ये विलियम रॉल्फ फिच और अकबर के समय भारत पर आए थे, भारत की यात्रा पर आए थे। चलिए अगला आपका सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ना, कौन सा विदेशी यात्री पेशे से जौहरी था? याद रखिएगा, ट्रेवर्नियर, ट्रेवर्नियर, जीन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर, ये पेशे से एक जौहरी था। याद रखिएगा, पेशे से जौहरी कौन था? जीन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर। जबकि पेशे से डॉक्टर कौन था? मनुची। ये वही मनुची है जिसने इस बात की जानकारी दी थी कि औरंगजेब ने संगीत पर बैन लगा दिया था। हालांकि साकी मुस्तैद खान ने भी कहा था कि औरंगजेब ने एक बार ये बोला था कि संगीत तो मुबाह है, न अच्छा है न बुरा है, और इसको ज़मीन के अंदर इतना गाड़ देना चाहिए कि इसकी आत्मा भी बाहर ना निकले। तो साकी मुस्तैद खां, इन्होंने कहा था कि औरंगजेब ने बताया था कि संगीत तो मुबाह है, न अच्छा है न बुरा है, जबकि मनुची ने बताया था कि औरंगजेब ने संगीत पर बैन लगा दिया है। चलिए याद रखिएगा, फिलहाल ट्रेवर्नियर, जीन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर, ये पेशे से क्या था? जौहरी था, भूलिएगा मत, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, शाहजहां के गद्दी पर बैठने पर, ठीक है, मुगल उत्तराधिकारी का साक्षी कौन था? जब शाहजहां गद्दी पर बैठा, ठीक है, उसके बाद जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ उसका साक्षी कौन था? उत्तराधिकार का जो साक्षी था वो था फ्रांसिस बर्नियर।
याद रखिएगा। आप इस सवाल को फिर से सुनिए, मैंने समझाते हुए क्रम में आपको बताया था। सवाल सुनिए क्या है कि शाहजहां के गद्दी से हटने पर, शाहजहां के गद्दी से हटने पर, हालांकि भले उसको आगरा के दुर्ग में बंदी बनाकर रख दिया गया था, लेकिन वो शाहजहां था, वो बादशाह था। तो शाहजहां के गद्दी पर से हटने पर मुगल उत्तराधिकार का साक्षी कौन था? फ्रांसिस बर्नियर, याद रखिएगा। चलिए, लीलावती ये बुक लिखा किसने है? फैजी ने लिखा है। अगली बुक है रज़्मनामा, जाहिर सी बात है महाभारत का फारसी अनुवाद। ये किसने लिखा है? बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, अकबर के समय। फिर आपका योग वशिष्ठ, इसका फारसी अनुवाद दरसिकों ने किया था, याद रखिएगा। और फिर आपका है भागवत पुराण, टोडरमल ने लिखा था। चलिए, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, ये बाबर ने लिखा था तुर्की भाषा में। तो दोस्तों याद रखिएगा, यूपीएससी की जो भी तैयारी आप करिएगा इतिहास विषय पर, आप हमारे साथ करिए, बहुत ही लाभ मिलेगा, आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा। यूपीएससी में 6000 ग्रेड पे की सैलरी आपको मिलेगी, 70,000 रुपये तक आपके जेब में आएंगे। वो आपकी अपने मेहनत का आपको पारिश्रमिक मिलेगा, आपको वेतन मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुजुक ए जहांगीरी, या बाबर ने, तुजुक ए जहांगीरी या जहांगीर ने लिखा है, तुजुक ए बाबरी या बाबर ने लिखा है। तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में लिखा गया है, जबकि तुजुक ए बाबरी या तुर्की भाषा में लिखा गया है, भूलेगा मत। ठीक है, हालांकि समूचा दिल्ली सल्तनत या समूचा मुगल सल्तनत की एक ही भाषा थी, राजकीय भाषा फारसी, और उलेमा वर्ग का दिल्ली सल्तनत के तमाम सुल्तानों पर, उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर, ठीक है, उनकी अच्छी पकड़ थी या ग्रिप थी, याद रखिएगा। ठीक, हालांकि कुछ धर्मनिरपेक्ष सुल्तान भी हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद बिन तुगलक, इसको आप मत भूलिएगा। चलिए, और हाँ, एक लाइन आता है कि किसने कहा था कि न भारत अरब राष्ट्र नहीं है, भारत अरब राष्ट्र नहीं है, समूचे भारत पर शरीयत लागू नहीं किया जा सकता, इल्तुतमिश ने कहा था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने कहा था कि भारत अरब नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि यद्यपि मैं इस्लाम का जानकार नहीं हूँ, अलाउद्दीन ने कहा था कि यद्यपि मैं इस्लाम शरीयत का जानकार नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपने प्रजा की भलाई के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, या मैं उलेमा वर्ग से, उमरा वर्ग से ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा, भूलेगा मत। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्री दुर्ग अलाउद्दीन ने बनवाया, और सिकंदर सानी की उपाधि अलाउद्दीन ने ही स्वीकार की थी, एक्सेप्ट की थी अपने लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है हुमायूं नामा, ये किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था, भूलेगा मत इसको आप। चलिए, अगली बुक आपकी है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कि तारीख रसीदी किसने लिखा था? मिर्ज़ा हैदर दोगलत, मिर्ज़ा हैदर दोगलत, इन्होंने लिखा था तारीख रसीदी, तारीख रसीदी लिखा था। तारीख अकबरी, ये किसने लिखा था? निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा था। तारीख अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा, जबकि तारीख रसीदी मिर्ज़ा हैदर दोगलत ने लिखा था, याद रखिएगा। और तारीख अल्फ़ी किसने लिखा था? मुल्ला दाऊद ने लिखा था। तारीख अल्फ़ी मुल्ला दाऊद, याद रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मुअस्सिर आलमगीरी नामक ग्रंथ किसने लिखा था? मुअस्सिर आलमगीरी नामक ग्रंथ फारसी भाषा में औरंगजेब के समय लिखा था साकी मुस्तैद खान ने, साकी मुस्तैद खान ने लिखा था मुअस्सिर आलमगीरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तुजु के जहांगीर मैंने अभी बताया, वो जहांगीर ने आपको लिखा था, जहांगीर ने लिखा था, फारसी भाषा में उनकी आत्मकथा थी। चलिए एनीवेज, ठीक। फिर देखिए अकबरनामा, ये फैजी ने लिखा था। हुमायूंनामा तो मैंने अभी आपको बताया कि ये गुलबदन बेगम ने लिखा था। अकबरनामा फैजी ने नहीं, सॉरी, अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा था, सॉरी, अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा था, जबकि हुमायूंनामा को लिखा था गुलबदन बेगम, हुमायूं की मुंह बोली बहन, याद रखिएगा। राज तरंगणी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सवाल, आप फिर से देख लीजिएगा कि राज तरंगणी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? कल्लड़ की राजतरंगिणी 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। यह एक ऐतिहासिक संस्कृत भाषा में लिखी ग्रंथ थी, ठीक है। और इसके फारसी भाषा के रचनाकार थे मोहम्मद शहबादी।
मोहम्मद शाहाबादी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग शाहबादी भी बोलते हैं, लेकिन आप मोहम्मद शाहबादी को ही ध्यान में रखिएगा। अगला जो मैं छांट के लिए आपके लिए लाया हूँ वह है अबुल फजल ने अकबर के दरबार को कितने श्रेष्ठ कवियों से भरा पड़ा हुआ ये बताया था? 59। मतलब अबुल फजल ने बताया कि अकबर के दरबार में 59 अनेक भाषाओं के महान विद्वान या कवि रचनाकार लोग निवास करते थे, रहते थे। उनको राजकीय संरक्षण, अनुदान वगैरह सब मिलता था। खैर, अगला मेरा सवाल है, अकबर के समय लिखा गया पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? याद रखिएगा, अकबर के समय लिखा गया पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? नफाइंस उल मासिर। नफाइंस उल मासिर, याद रखिएगा, नफाइंस उल मासिर अकबर के समय लिखा गया पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसको मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको लिखा हुआ, अभी इसको लिख लीजिएगा। नफाइंस उल मासिर ये अकबर जी के समय लिखा गया पहला ऐतिहासिक धार्मिक ग्रंथ था, याद रखिएगा। मुंतखब उल तवारीख अब्दुल कादिर बदाविनी। मुंतखब उल तवारीख अब्दुल कादिर बदाविनी। और मुंतखब उल लबाब खफी खान ने लिखा था। मुंतखब उल लबाब या लुबाब, मुंतखब उल लुबाब खफी खान ने लिखा था। ठीक, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला आइएगा, यदुनाथ सरकार एक बहुत बड़े राइटर है मध्यकालीन भारत के। तो यदुनाथ सरकार ने मुगल राज्य का गजेटियर किस बुक को कहा था? मुआसिर आलमगीरी। मुआसिर आलमगीरी मैंने अभी आपको बताया, इसके रचनाकार हैं साकी मुस्तैद खां। साकी मुस्तैद खां मुआसिर आलमगीरी के रचनाकार हैं। और यदुनाथ सरकार जी ने कहा था कि यह मुगल साम्राज्य का गजेटियर है, याद रखिएगा, भूलेगा मत। अगला सवाल मैं आपके सामने ला रहा हूँ कि किस बुक को भारत में मुस्लिम शरीयत का सबसे बड़ा डाइजेस्ट कहा जाता है? फतवा आलमगीरी औरंगजेब के समय लिखा गया था और औरंगजेब के आदेश से लिखा गया था। औरंगजेब के आदेश से लिखा गया था फतवा आलमगीरी। यह मुस्लिम शरीयत लॉज का सबसे बड़ा बुक है, बुक्स का डाइजेस्ट है ये, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। औरंगजेब के समय लिखा गया था। फारसी प्रकाश, फारसी प्रकाश अकबर के समय ये बुक लिखा गया था। तो ये सवाल है कि फारसी प्रकाश जो ग्रंथ है इसकी विषय वस्तु क्या है? तो ये फारसी संस्कृत शब्दकोश है। फारसी संस्कृत शब्दकोश है फारसी प्रकाश। इतिहास का अति पवित्र धार्मिक ग्रंथ है कुरान शरीफ। इसका ये अरबी भाषा में लिखा गया है और इसका जो है फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया है? याद रखिएगा, अकबर के समय इसको फारसी भाषा में अनुवाद करने का आदेश जारी किया गया था। अब्दुल कादिर बदावनी, फैजी और अन्य विशेषज्ञों की टीम बनी हुई थी। उन सभी ने कुरान शरीफ का फारसी भाषा में अनुवाद लिखा था या लिखवाया था अकबर ने, याद रखिए। फिर अगला आपका शब्द है, अगला आपका एक सवाल है कि ना संस्कृत में अकबर के समय संस्कृत भाषा में उसके समस्त शासन, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी देने वाली बुक को लिखवाने का आदेश जो अकबर ने दिया था, तो ये अकबर ने दिया था महेश ठाकुर को। महेश ठाकुर को अकबर ने आदेश दिया था कि अब संस्कृत भाषा में मेरे समय के समस्त शासनिक, प्रशासनिक, राजस्व संबंधित सभी चीज़ों को, घटनाओं को एक क्रम में आप लिखिए। तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत, महेश ठाकुर ने संस्कृत में अकबर के समय की घटनाओं का सिस्टमैटिक उल्लेख किया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, फिर आपने एक विदेशी इतिहासकार का नाम सुना होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन, चलो उन पर एक आपका एक सवाल बनता है कि ना यह रचना हिंदुस्तान के अरबों लोगों की एक बाइबिल है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रामचरितमानस के बारे में लिखा था। जॉर्ज ग्रियर्सन, याद रखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने रामचरितमानस इसके बारे में लिखा था कि यह रचना भारत के अरबों लोगों के लिए बाइबिल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जहांगीर के समय हिंदी के रीतिकाल के सबसे बड़े विद्वान कवि थे कवि केशवदास। कवि केशवदास जहांगीर के समय हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका है कि आईन अकबरी में
कितनी फसलों का उल्लेख है? 16। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आईन अकबरी में रबी के फसलों की संख्या 16 बताई गई है। फिर मैंने अगला सवाल जो छांट के मैं आपके सामने लाया हूँ वो ये कि आईन अकबरी में खरीफ के फसलों की संख्या कितनी थी? 25। आईन अकबरी में खरीफ के फसलों की संख्या थी 25। याद रखिएगा, ये मैं सवाल जगह जगह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक से मैटर से मैं इकट्ठा करके एक नोट्स बनाकर मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ठीक, चलिए अगला बढ़ते हैं। मक्का या 17वीं शताब्दी में अमेरिकी महाद्वीप से भारत आया था। याद रखिएगा, 17वीं शताब्दी में अमेरिकी महाद्वीप से भारत आया था मक्का, बोलेगा मत। कुछ लोग 16वीं शताब्दी भी कहते हैं, लेकिन आप 17वीं कोई ज़्यादा टिक करिएगा। ये अमेरिकी महाद्वीप से आया था, विशेषकर आपका पुर्तगाल से। चलिए, नहर फैज़ और नहर साहिण, ये जो दो प्रकार की नहरें हैं, इनका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग सोचेंगे फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, गलत है। नहर ए फैज़, और नहर फैज़ को फौज भी कहा जाता है, नहर फौज या फैज़, और नहर साहिण या साहिन अड़ा को न भी कहा जाता। तो नहर फौज, नहर साहिण, ये दो नहरें शाहजहां ने बनवाई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तंबाकू भी भारत में 16वीं शताब्दी में आया था, याद रखिएगा। मुगल बादशाहों ने, अधिकांश मुगल बादशाहों ने हिंदू धर्म से संबंधित वाद विवाद को दूर करने के लिए अनेक विद्वानों की अलग से नियुक्तियां की थी। याद रखिएगा, बोलेगा मत। ठीक है, चलिए। औरंगजेब के आदेशों का संकलन क्या है? ज़वाबित ए आलमगीरी। औरंगजेब के आदेशों का संकलन है ज़वाबित ए आलमगीरी, भूलेगा मत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला मेरा सवाल है जो मैं पर लाया हूँ कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जागीरदारों पर नज़र रखने के लिए कौन होते थे? सावनी निगार। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जागीरदारों पर नज़र रखने के लिए, उनके जो भी कार्य हैं उस पर नज़र रखने के लिए, उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए सवानी निगार, याद रखिएगा, सावनी या सवानी निगार नामक अधिकारियों की नियुक्ति हुआ करती थी। तो सावनी निगार ये ऐसे अधिकारी थे, अधिकारियों की टीम थी जो जमींदारों पर नज़र रखती थी। अगला है गल्ला बख्शी भावली। लिखा हुआ है कि भावली किस सिस्टम को कहा जाता है? गल्ला बख्शी का एक स्थानीय नाम भी था भावोली, याद रखिएगा, बोलेगा मत। शेखजादे, मुगल काल में शेखजादे ये एक शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित था। ये किसके लिए इस्तेमाल में आता था? ये भारतीय मुसलमानों के लिए ये इसका इस्तेमाल में आता था। भारतीय मुसलमानों के लिए शेखजादे शब्द का प्रयोग या प्रचलन हुआ करता था। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। नवाड़ा 21 विभाग से संबंधित है, नावों से। नवाड़ा जो है वो नावों से संबंधित एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, याद रखिएगा। नवाड़ा विभाग नावों से संबंधित था। नावों और मल्लाहों से संबंधित जो विभाग था उसका नाम मीर ए बहर। मीर ए बहर एक दो बार एग्जाम में आ चुका है, एक दो बार एग्जाम में आ चुका है। मीर ए बहर ये नावों और मल्लाहों से संबंधित विभाग था, जबकि मैंने ऊपर बताया कि नवाड़ा विभाग ये नावों से संबंधित था, जो छोटे मोटे नाव हुआ करते थे उनके देखरेख से संबंधित ये डिपार्टमेंट था। चलिए, मुगल काल में भारी तोपों को हम क्या कहते थे? मुगल काल में भारी तोपों को जिंसी कहते थे, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिंसी। मुगल काल में भारी तोपों को जिंसी कहते थे। फिर आपका अगला सवाल है कि मोरलैंड, WH मोरलैंड ने दक्षिण भारत में मुगल काल में दक्षिण भारत में WH मोरलैंड ने यह बताया कि भूमि मापने की एक अलग इकाई होती थी। WH मोरलैंड ने दक्षिण भारत में भूमि मापने की अलग इकाई बताई थी। उस इकाई का नाम क्या था? कोवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कोवार्ड जो है दक्षिण भारत में ये भूमि माप की एक बहुत ही प्रचलित इकाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। मुगल काल में टकसाल का प्रभारी दरोगा होता था। मुगल काल में टकसाल का प्रभारी दरोगा होता था। तांबा का सिक्का, पैसा, ये किसने चलाया था? जैसे कि आप जानते हैं इल्तुतमिश ने तांबे का टंका चांदी का जीतल चलाया था। इल्तुतमिश ने तांबे का टंका और चांदी का जीतल चलाया था।
आना नामक सिक्का अगर देखा जाए तो सल्तनत में कौन चलाया था? फिरोज शाह तुगलक ने आना नामक सिक्का चलाया, तांबे का हुआ करता था। ठीक, याद रखिएगा। जबकि शेर शाह सूरी ने तांबे का सिक्का या पैसा ये प्रचलित किया था। ठीक, थैंक यू सो मच।